बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है या आप सर्च करके इसीलिए आए हैं। तो हमारा कोर्स इतना शॉर्ट नहीं है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूं या फिर मैं आपको बार बार बताऊं कि आप वीडियो पूरी देखो, तो इस तरह फ़ायदा नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, जब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चैप्टर्स। उसके अंदर मैंने 20 टॉपिक्स बनाए हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप स्पेसिफिकली उसी वीडियो के पार्ट पे पहुंच जाओगे। अब ये क्यों मैंने बनाए हैं, ताकि जिन लोगों को पहले से चीज़ें पता है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल ABC भी नहीं पता ब्लॉगिंग की या फिर वेबसाइट्स की, उनको भी समझ आ जाएगी इजी लैंग्वेज में। तो जो थोड़े से टेक्निकल बंदे हैं, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को पता होता है काफ़ी चीज़ों का, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस टाइम स्टेप से देख लेना है जहाँ तक आपको क्लियर है सारा कुछ। अगर तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ तो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको चीज़ें पता है तो आप उस टाइम स्टेप को स्किप कर दो, यानी कि उस नंबर को स्किप कर दो, उस टॉपिक को स्किप कर दो, और जहाँ से आपको कन्फ्यूजन आती है, जहाँ से आपको मसला आता है, आप उस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो आप स्पेसिफिकली इस वीडियो के उस पॉइंट पे पहुँच जाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर जावेद और मैं MS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और तकरीबन 2017-16 से ही मैं ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में हूँ, यानी कि ब्लॉगिंग भी, यूट्यूब भी, उसके बाद फ्रीलांसिंग भी, और भी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं यानी कि 2 नंबरी की तरफ नहीं गया। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने एक्सपीरियंस ज़रूर वहाँ पे भी गेन किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा आ रहा है ऑनलाइन फील्ड में, यार ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो जो बंदा उसको जैसी चीज़ बता देता है वो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने काफ़ी इस तरह की जगहों पे पैसे ज़ाया भी किए हैं और कमाए भी बहुत है, लेकिन मैं आपको वो फील्ड सिर्फ बताऊंगा, अपनी वो चीज़ शेयर करूंगा जिससे आपने बचना है, और वही चीज़ शेयर करूंगा जिसकी तरफ आपने जाना है तो आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रीलांसिंग भी मैं करता हूँ फाइवर पे, अपवर्क पे, उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो आप देख रहे हो। उसके बाद इसके अलावा मैं यानी कि ब्लॉगिंग भी करता हूँ, umeracademy.com मेरी वेबसाइट है, उस पर भी मैं, यानी कि जैसे ज़्यादातर लोगों का मसला होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, मेरा भी सेम वही मसला था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था। मैं कहता था यार ट्रैफिक तो आ नहीं रही, ब्लॉग का क्या फ़ायदा, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, वीडियोस का क्या फ़ायदा, ऑर्डर तो आ नहीं रहे, फ्रीलांसिंग का क्या फ़ायदा। तो मेरा भी कुछ अरसा तक यही माइंडसेट रहा, बल्कि ज़्यादातर अरसे तक। लेकिन जब आप अपने मेंटर्स को फॉलो करना शुरू करते हो ना, तो आपको हर चीज़ आसान लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मेंटर्स को फॉलो करें, यानी कि एक किस्म का आप, अगर एक बंदा आपको कोई चीज़ बता रहा है ना, तो उसका नेगेटिव पहलू ना देखें। नेगेटिव पहलू अगर आप देखोगे तो आपको दुनिया की हर चीज़ गलत लगेगी। आपने सिर्फ देखना है कि उसमें फ़ायदा क्या है। मैंने जैसे कि एक फेसबुक ग्रुप है जो श्याम सरवर सर का, वो उसके अंदर भी लोग कह रहे थे, मैंने उधर पोस्ट की कि यार वो बंदा हड हराम है जो आजकल के दौर में नहीं कमा रहा। तो यार मेरा कहने का मकसद है, आप मेरी बात का बुरा मनाने की बजाय आप उसका पॉजिटिव पहलू देखो कि यार मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि मैं बता रहा हूँ कि यार आप इस तरह करो, आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो यार नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं, आपकी अर्निंग से मुझे कोई नुकसान नहीं, आप ना कमाओ तो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार जिस तरह मैंने वक्त ज़ाया किया जिन चीज़ों पे, उनका मैं पहले ही बता दूं आपको कि यार इस पे कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस पे टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन वीडियोस के ज़रिए, अपने चैनल पे वीडियोस के ज़रिए, या फेसबुक ग्रुप पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़ीरो से एंड तक समझाऊं कि असल में ये प्रोसेस है क्या, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या इसके अंदर कैसे हम इसको जल्दी ग्रो कर सकते हैं, अर्निंग किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, या अर्निंग होती कैसे। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़ीरो कख भी नहीं पता होता, लेकिन हम ज़ीरो से एंड तक जाएंगे। ये आज क्लास 1 है तो इसको मैंने लेंथ ही नहीं ज़्यादा रखा, तो देखते हैं अब कितने मिनट की बनती है। तो इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि 20 टॉपिक्स जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे वो हम क्लियर करेंगे, ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे क्लियर हो जाएं। एक और चीज़, अगर तो आपके पास यानी कि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इनसे आपकी कन्फ्यूजन जो है ये सारी क्लियर हो जाती हैं, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं आएगा, यानी कि आप आसानी से वो सारे काम कर लोगे जो मैं वीडियोज़ में बनाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी नहीं, व्हाट्सएप पे तो लोग बिल्कुल नहीं ना करना मैसेज, क्योंकि यार बहुत सारे मैसेज आते हैं तो आपको रिप्लाई मिलना मुश्किल है, तो इसलिए आप अपना वक्त ना ज़ाया करना। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, वहां पर आप आओ, वहां पर अपने क्वेश्चंस कोट करो। मैं एक टाइम पे जहां भी ऑनलाइन आऊंगा, मैं फेसबुक पे भी कोशिश करता हूँ कि तकरीबन हर बंदे का मैं रिप्लाई दूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार ये तो बस अपने व्यूज बढ़ा रहा है या फिर ये सिर्फ वॉच टाइम ले रहा है, सब्सक्राइबर ले रहा है। तो यार फेसबुक की तरह फेसबुक पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा अकाउंट 2 बार रिस्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट हो चुका है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर अपने क्वेश्चन कोड करो, जो भी आपको मुश्किल आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं वहाँ पर एक टाइम में ऑनलाइन आके सब के सब क्वेश्चन जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर दूँ। ठीक है, मैं भी यार एक इंसान हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है, उसके बाद मैं एकेडमी पढ़ाता हूँ, एकेडमी पढ़ाने के बाद मैंने भी फाइवर पे काम करना होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो थोड़ा सा ना अगले बंदे का एहसास किया करें। मैं अब ये वीडियोस में यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं डालता, आप देख लो पिछली वीडियोस मैंने इतनी ज़्यादा नहीं कोई अच्छी डाली, लेकिन अब मैं इसलिए डाल रहा हूँ, पहले तो मेरे एग्जाम थे, अब मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि यार हम सीखना चाहते हैं, तो मैं हर उस बंदे को सिखाऊंगा जो सीखना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्लॉग एक सिंपल वेबसाइट होती है जिसके ऊपर हम पोस्ट करते हैं। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करते हो, डिफरेंट पिक्चर्स लगा देते हो, कभी टेक्स्ट लिख देते हो, इस तरह, लेकिन वहाँ पे फजूल चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपने टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव चीज़ लिखनी है, किसी भी चीज़ के बारे में लिख लो, टेक के बारे में लिख लो, ब्यूटी के बारे में लिख लो, जो ट्रैवल वगैरह, मेडिसिन के बारे में लिख दो, न्यूज़ लिख दो, कुछ भी ऐसा लिखो जिससे किसी को फ़ायदा हो। उसके अंदर इमेजेस भी ऐड करो। ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इमेजेस कहाँ से लेनी है, लिखना कैसे है, ये सारा हम करेंगे काम, आपको मैं साथ साथ करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बना ली, उस पर हमने कंटेंट अपलोड करना है। कंटेंट अपलोड कैसे करना है, जो भी आपके पास नॉलेज है आपने टाइप करके लिखनी है। यहाँ पे 1000 से 1500 वर्ड एक पोस्ट का लिखना है। उसके बाद क्या होगा, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पड़ा हुआ है उसको पढ़ेंगे। कोशिश करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट फॉर्म में हो। इसका फायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों। अब जब लोग आपकी वेबसाइट पे आके उसको पढ़ रहे हैं, जब इनफ ट्रैफिक हो जाएगी, काफी सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, गूगल सर्च से, फेसबुक से, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका कंटेंट उनको पसंद आएगा। फिर हम उन वेबसाइट पर यानी कि अपनी पोस्ट पर एड्स लगाते हैं। अब ये बात की बात है, एड्स कहाँ से मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, कैसे लगानी, ये सारा कुछ हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ कि जब विजिटर काफी आना स्टार्ट हो जाते हैं, हम अपनी पोस्ट पर एड्स लगाते हैं। जब एड्स लगती हैं तो विजिटर तो वही आ रहे हैं, विजिटर जब आते हैं वो हमारी पोस्ट तो रीड सेम वैसे ही पहले की तरह कर रहे हैं, लेकिन उनको एडिशन क्या है, साथ एड्स शो हो रहे होते हैं। तो हमें पैसे कैसे मिलने हैं। अब जाहिर सी बात है, काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हमें क्यों पैसे मिलने हैं, एड शो करने के हमें क्या क्यों मिलते हैं, मतलब पैसे। तो देखो, जो कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हैं ना, वो लोग ढूंढती हैं कि कहाँ से हमें लोग मिले, ऑडियंस कहाँ से मिले। तो आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस ऑलरेडी आ रही है, जहाँ पर जगह खाली होगी वो वहाँ पर अपनी कंपनी की सर्विस का ऐड लगाएंगे कि हम ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी जो वेबसाइट पर जो लोग आ रहे हैं, अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड हुआ एडवर्टाइजर की कंपनी में, तो वो ऐड पे क्लिक करेगा और उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा। और एडवर्टाइजर को यानी कि कंपनी के ओनर को यही चीज चाहिए कि उसको कस्टमर्स चाहिए, तो इसलिए वो आपको पे करता है कि आप मेरी एड्स को अपनी वेबसाइट पे लगाओ। सिंपल वर्डिंग में मैं कहूँ तो इसी को कहते हैं ब्लॉगिंग, कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस पर पोस्ट करते हो, टेक्स्ट लिखते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से या रिसर्च करके, और उस पर एड्स लगते हैं। वो एड्स जब यूजर आके देखते हैं, विजिटर आके क्लिक करते हैं, तो उनके आपको पैसे मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमने ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग बनाना है, तो हमें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर टेक्निकल लफ्ज़ों में कहूँ तो होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत है। होस्टिंग किसे कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता, तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट का जो डाटा होता है, टेक्स्ट, इमेजेस, बाकी सारी जो फाइल्स होती हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं सेव होंगी, तो वो किसी को नज़र आएंगी। जहां भी हमने वो चीज़ें सेव करनी है, वो हमें स्टोरेज ऑनलाइन बाय करनी पड़ेगी। ऐसी स्टोरेज जहां पे वो हर टाइम ऑनलाइन हो, ऐसी स्टोरेज को हम कह देते हैं कि ये है होस्टिंग। ये आपको समझ आ गई कि हमारी फाइल्स जो सारी वेबसाइट की हैं वो वहां पे स्टोर होंगी होस्टिंग के अंदर। दूसरी चीज है डोमेन। डोमेन आप ये समझ लें कि एक नाम है आपकी वेबसाइट का, ऐसा नाम जो लोग सर्च करें तो आपकी वेबसाइट उनके सामने ओपन हो। अब इसी नाम को डोमेन कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई नाम नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट को कोई सर्च नहीं कर पाएगा, कोई आपकी वेबसाइट को देख नहीं सकेगा। तो ये दो चीजें लाजमी है। लेकिन मैं जो आपको दो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, इनमें ये दो चीजें थोड़ी सी डिफरेंस में आ जाती हैं। एक पे आपको लाजमी चाहिए, एक पे नहीं चाहिए। तो वैसे तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप फेसबुक पे स्टार्ट कर दो, फेसबुक पेज ग्रो करना शुरू कर दो ब्लॉगिंग कर करके, टेक्स्ट वगैरह लिख के, स्टोरीज वगैरह लिख के। लेकिन
काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, विक्स हो गया, वर्डप्रेस, ये मैं आपको 2 टॉप के बता रहा हूँ ये जो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी हैं कि आप अगर उन पे भी काम कर लो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। नंबर 1 पे है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस अब क्यों नंबर 1 पे है, इसका एसईओ करने में काफ़ी इजी हो जाता है काम, फंक्शनैलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, पीएचपी सपोर्टेड है, पीएचपी भी आपको शायद नहीं पता तो हम फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं, डायनामिकली हम पेज को बना सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी यानी कि फंक्शंस हैं वर्डप्रेस के एज कम्पेयर टू अदर। दूसरी चीज़, इसके पैकेजेस कम है, मतलब कि आम स्टूडेंट के लिए भी अफोर्डेबल है। उसके बाद इसका अगर आप काम सीख लेते हो वर्डप्रेस का तो आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे सकते हो, वर्ड उस पे फाइवर पे, अपवर्क पे आप किसी को वेबसाइट बना के दे सकते हो। जाहिर सी बात है अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपको मैनेज करनी आती है हर चीज, तो आप दूसरे को भी सर्विस दो, वहां से भी पैसे कमाओ। पहला हो गया वर्डप्रेस। एसईओ के रिलेटेड जो बंदा ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो या उसके अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा हो, वो वर्डप्रेस यूज करे। दूसरा, वर्डप्रेस है थोड़े से टेक्निकल बंदे के लिए कि अगर उसको थोड़ी बहुत नो हाउ है कि यार वेबसाइट काम कैसे करती है, तो फिर उसके लिए वो वर्डप्रेस है। लेकिन अगर ऐसा बंदा है जो चाहता है कि यार ना मैंने पैसे लगाने, ना मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक कंप्यूटर की फील्ड में, तब उसको मैं सजेस्ट करूंगा ब्लॉगर प्लेटफॉर्म, blogspot.com जिसको कहते हैं। अब उस पे क्या होगा कि आपको ना डोमेन परचेज करनी पड़ती है, ना होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, लेकिन इसका नुकसान भी है, वो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि इनके क्या फायदे हैं, दोनों के क्या नुकसान है, तो आप उसमें चेक करें। लेकिन नंबर 1 पे वर्डप्रेस है। मेरी जो अगर आप राय मांगो तो मैं कहूंगा आपको कि अगर तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लो और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, मतलब डोमेन बाय कर लो और होस्टिंग बाय कर लो, तो आप वर्डप्रेस सीखो, वर्डप्रेस पे स्टार्ट करो। एक तो आपका ब्लॉग अपना ग्रो करेगा, दूसरी चीज आपको अगर वर्डप्रेस आ जाएगी तो आप दूसरों को भी वेबसाइट यानी कि बना के दोगे, ब्लॉग्स बना के दोगे, उससे भी पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले ब्लॉगर के फायदे देख लेते हैं। इजी टू स्टार्ट है, ब्लॉगर के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत इजी है, मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी है, सीखना बहुत ज्यादा इजी है। नॉन टेक्निकल बंदे को काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। सबसे अच्छी चीज आपको होस्टिंग मिलती है फ्री अनलिमिटेड, गूगल की तरफ से फ्री अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है। जितने मर्जी पेज बनाओ, जितनी मर्जी पोस्टें करो, जितनी मर्जी इमेजेस अपलोड करो, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं। फ्री सब डोमेन दी जाती है, जो भी आपने नाम सिलेक्ट करना है जैसा मर्जी सिलेक्ट कर लो, जो पहले किसी ने ना दिया हो, फ्री आपको डोमेन मिलेगी, सब डोमेन मिलेगी। जैसा कि मेरी अकेडमी का, मेरी वेबसाइट का अगर नाम है umairacademy.com, तो आपको .com तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जैसे मैं कह दूं umairacademy.blogspot.com मिल जाएगी। तो फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं देने आपने। ब्लॉगस्पॉट वाले बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स देखे हैं जो काफ़ी अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट करते हैं। सबसे इसकी अच्छी बात है कि आप इसी सब डोमेन पर, ब्लॉगस्पॉट वाली सब डोमेन पर भी एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। तो ये सब फायदे। एक और फायदा इसका ये सारे फायदे मिलाओ तो आपकी 0% फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाती है, सिवाय अपना टाइम इन्वेस्ट करने की, अपनी माइंड पावर इन्वेस्ट करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस पे कोई नहीं है। नुकसानात में सबसे पहला जो नुकसान है ना इसका ब्लॉगर का, वो ये है कि आपको कंटेंट ज़्यादा अपलोड करना पड़ता है या फिर कीवर्ड्स वगैरह अच्छे यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये लेस एसईओ फंक्शनैलिटीज़ देता है। आपको एसईओ करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ब्लॉगर हमें सिर्फ एक स्टैटिक पेज देता है, डायनामिक पेज नहीं देता। फंक्शनैलिटीज़ इसकी वर्डप्रेस से कम है। फंक्शनैलिटीज़ से मुराद आप यूज़र का लॉगिन नहीं ले सकते डायरेक्ट, मतलब अपनी वेबसाइट के फाइल्स में, तो ये एक फंक्शनैलिटी है। दूसरी भी काफ़ी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ब्लॉगर सपोर्ट नहीं करता, वर्डप्रेस और दूसरी वेबसाइट सपोर्ट करती हैं। पीएचपी सपोर्ट नहीं करता ब्लॉगर, खैर है, पीएचपी सपोर्ट नहीं करता। पीएचपी आपको अगर पता हो तो ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, चलो बहरहाल नहीं भी पता तो ये मैं बता दूं कि पीएचपी से हम काफ़ी ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करने के, यानी कि चलो पीएचपी छोड़ दो अभी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि पीएचपी हम यूज़ नहीं कर सकते ब्लॉगर पर। उसके बाद आप डिज़ाइन को कम कस्टमाइज कर सकते हो, जितना आप वर्डप्रेस पे डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हो ना, साइड बार्स इधर उधर, लोगो जहाँ मर्जी लगा दो, मेन्यूज जहाँ मर्जी लगा दो, पिक्चर एलिमेंटर से एडिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको वहाँ पे मिलती है। ब्लॉगर पे थोड़ी सी कम हो जाती है जो ना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी के वर्डप्रेस के अंदर। एक और चीज़ इसकी ये है कि इसका जो लोड टाइम है ना वो सेम है। अगर आप बिल्कुल हाई क्लास की भी अपनी थीम लगा लोगे ना, अच्छा से अच्छा थीम लगा लोगे जो फास्ट लोडिंग हो,
तो आपको ये लोडिंग स्पीड सेम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वैसे तो हम बैंडविड्थ वगैरह या एसईओ करके या फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं, लेकिन ब्लॉगर में ये होता है कि इसने एक नॉर्मल सी स्पीड देनी है, कोई हाई स्पीड नहीं कि क्लिक करते साथ ही मिली सेकेंड्स में इसका रिस्पॉन्स टाइम ऐसे नहीं आता। तो ये एक इसका थोड़ा सा ना मुझे नुकसान लगा कि आप जैसा मर्जी कंटेंट लिखोगे, जैसी मर्जी थीम अप्लाई करोगे, लाइट वेट अगर हाई इमेजेस वाली करोगे फिर तो वो टाइम लेगा ही, लेकिन आप बिल्कुल लाइट भी अगर अप्लाई करते हो थीम तब भी ये सेम ही टाइम लेगा, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस के फ़ायदों की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वर्डप्रेस मेनली यूज़ इसीलिए लोग करते हैं कि उसकी एसईओ बहुत आसानी से की जा सकती है और एसईओ जल्दी कर सकते हैं। हम उतना कस्टमाइज़ हम ब्लॉगर में नहीं कर सकते एसईओ को जितना हम वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन 0 टू एंड तक हम कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करो तो आप अपनी वेबसाइट को टोटली हेडर टू फुटर टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ आप कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट पे लेआउट अच्छी है, आपने इमेजेस को अच्छी तरह इंप्रूव किया हुआ है, तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है एज कम्पेयर टू ब्लॉगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फंक्शनैलिटीज़ बहुत सारी आती हैं वर्डप्रेस के अंदर। मैं वर्डप्रेस का टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, बहुत यानी कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आती हैं जो ब्लॉगर पे अवेलेबल नहीं है। पीएचपी सपोर्ट करता है और जैसा कि पीएचपी सपोर्ट करता है तो हम इसके लिए डायनामिक पेज बना सकते हैं। इसका जो अच्छा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि अगर आप वर्डप्रेस सीख ले तो आप अपना तो ब्लॉग चला ही रहे हो, आप सीख कर दूसरों को अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉग बनाना आ गया है वर्डप्रेस पर, आप अच्छी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब एक ब्लॉग को खड़ा करके रनिंग कर सकते हो, तो आप इसकी सर्विस को सेल कर सकते हो फाइवर पे, अपवर्क पे या वैसे लोकली कि आप ऑर्डर पकड़ो, उनको कहो कि मैं आपको एक वेबसाइट बना के दूंगा, ब्लॉगर वेबसाइट, और आप वर्डप्रेस पे अपनी पूरी वेबसाइट को डेवलप करो, उनको डिलीवर करो। एक और चीज़ के कहीं ना कहीं ये बात सच है कि वर्डप्रेस पर जो एडसेंस का अप्रूवल है वो जल्दी मिलता है। वो मैं आपको अगले सेक्शन में बताने वाला हूँ क्यों जल्दी मिलता है। तो देखते हैं। नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का है। पैसों का नुकसान कैसे है? नुकसान नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं कि बिल्कुल ही यार मैंने तो जीरो से स्टार्ट करना है। वो जीरो से बस इसी तरह कर सकते हैं कि सीखें पहले वर्डप्रेस को, उसकी सर्विसेज सेल करें और फिर अपने ब्लॉग के लिए पैसे इकट्ठे करें। लेकिन इसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, होस्टिंग के बाद डोमेन भी परचेज करनी पड़ेगी। तो इन दो चीजों के लिए आपके पास पैसे होना लाजमी है, तभी आपका ब्लॉग जो है वो एक यानी कि ना असली शक्ल इख्तियार करेगा ब्लॉग की। तीसरी चीज, सीखना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ब्लॉगर, क्योंकि इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो है वो वैसी नहीं होती जिस तरह के ब्लॉगर में होती है। ब्लॉगर का जो लेआउट है, उसकी कस्टमाइजेशन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा नॉन टेक्निकल बंदे के लिए, कि जिसको बिल्कुल पता नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो अपना बना बनाया काम भी खराब कर ले। उसके बाद जो मेन चीज जहाँ पे बंदा अटकता है ना, वो थीम प्रीमियम है इसके। मतलब जो फ्री थीम्स हैं वो फुटर तो आता ही है उनके साथ, लेकिन इसके जितने भी थीम्स है ना वो सारे प्रीमियम है। आपको पैसे पे करके $30-35 $50 तक के थीम्स लेने पड़ते हैं, वो आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हो अगर आपको कस्टमाइजेशन नहीं आती। उसके बाद लास्ट पे जो एक ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको ना डेवलपमेंट आती है, ना आपको होस्टिंग का पता है कहाँ से लेनी, ना डोमेन का पता है, तो आप ऐसा करो, एक फ्रीलांसर को हायर करो जिसको फीस देनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैंने इसको इसके नुकसान में रखा है कि अगर आपको वर्डप्रेस नहीं सीख सकते आप, तो आपको एक फ्रीलांसर रखना पड़ेगा जो आपकी वेबसाइट वगैरह को मैनेज करे सारा कुछ। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर मैं कंप्लीट बताना स्टार्ट कर दूं कि ब्लॉगर क्या है तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि ये जो गूगल है ना, ये इसकी प्रोडक्ट है blogspot.com, तो उसी पे हम अपना ब्लॉग बनाएंगे। ये सारा काम हम blogspot.com से ही करेंगे, ठीक है। इसका फायदा ये है कि लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि जब तक आप चाहो तब तक इसके ब्लॉग का यूज कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, लाइफ टाइम फ्री है। कोई आपकी डोमेन एक्सपायर नहीं होगी, कोई आपकी होस्टिंग एक्सपायर नहीं होगी। उसके बाद इसका फायदा ये आपको हो जाएगा कि ब्लॉग स्पॉट पर आप अनलिमिटेड ब्लॉग्स बना सकते हो, अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो, अनलिमिटेड डोमेन्स आपको अवेलेबल है। जाहिर सी बात है कि अगर आप अनलिमिटेड ब्लॉग्स बना सकते हो तो उसके ऊपर डोमेन्स भी तो लगेंगी, सब डोमेन्स जो लगेंगी, तो आप जितने चाहो उतने ब्लॉग्स बनाओ और उनकी डोमेन अपने हिसाब से चूज करके .blogspot.com के हिसाब से सिलेक्ट करो।
प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है कि हम blogspot.com पर जाके एक अपना ब्लॉग बनाएं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास ब्लॉग होगा, कोई वेबसाइट होगी तो हम उस पर कंटेंट अपलोड करेंगे ना। तो अर्निंग का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हम ब्लॉगस्पॉट पे अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, उसके ऊपर अच्छा सा थीम अप्लाई करते हैं। हम कंप्लीट देखेंगे कि कैसे करना है सारा कुछ। थीम अप्लाई करते हैं, उसका अच्छा सा लेआउट डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पोस्ट करते हैं, कॉन्टेंट अपलोड करते हैं और उसके बाद जब हमारे पास 30 से 35 पोस्ट हो जाती हैं और हमारा जो ब्लॉग है वो अच्छा खासा यानी कि ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है, 100-200 जितनी भी आपसे बन पड़े, तब हम अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए। अब एडसेंस का भी मैं आपको कंप्लीट नेक्स्ट बताऊंगा कि एडसेंस क्या चीज़ है। एडसेंस से जब वो हो जाता है अप्रूव, अगर आपने 2 नंबरी नहीं की, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलाया या आपका ब्लॉग सही टॉपिक पे है, तो टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपका जो ब्लॉग है वो लाजमी एडसेंस से अप्रूव होगा, चाहे उसके ऊपर वो डोमेन आपने ली है या डोमेन नहीं ली। अगर आप डोमेन ले लेते हो तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है एडसेंस पर, लेकिन अगर आप डोमेन पे यानी कि डोमेन नहीं भी लेते तो सब डोमेन पे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो ये नहीं टेंशन लेनी कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। एडसेंस एक ऐसी वेबसाइट है जो गूगल की ही प्रोडक्ट है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को जल्दी अप्रूवल देते हैं, लेकिन अगर आप डोमेन ले लोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। एडसेंस दुनिया के सबसे बड़े एड नेटवर्क्स में से है, बल्कि ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एड नेटवर्क है। एड नेटवर्क का क्या काम होता है कि एडवर्टाइजर्स से वो एड लेते हैं और जहां पर लोगों की रीच ज़्यादा होती है वहां पर वो एड शो कराते हैं। सेम इसी तरह एडसेंस का भी यही काम है कि ये एक कंपनी है, ये एक इदारा है जिसको जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, कंपनी के मालिकान होते हैं, कंपनी के डिजिटल मार्केटर होते हैं, वो अप्रोच करते हैं। वो एडसेंस को कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट की जो सर्विस है उनको डिस्प्ले करो लोगों को, क्योंकि सबको पता है कि एडसेंस के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है। क्योंकि एडसेंस में जब भी हम कोई वेबसाइट सबमिट करते हैं तो उस पर जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक आ रही होती है जब भी वो यानी कि अप्रूव होती है। तो एडसेंस एक ऐसी कंपनी है जिसको डिफरेंट कंपनीज जो हैं, एडवर्टाइजर जो हैं, वो अपने एड सबमिट करते हैं कि ये हमारे एड्स लोगों को दिखाओ। और एडसेंस क्या करता है, एडसेंस अब अकेला तो ये सारा कुछ नहीं ना कर सकता। तो एडसेंस क्या करता है, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान के, इंडिया के या पूरी दुनिया से जिन लोगों की वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स पर जो जो जगह खाली होती है वहां पर वो एड शो करवा देता है। और एड शो करवाने के बाद अब देखो, आप सोच रहे होगे कि आपको कितने के पैसे मिल जाएंगे। तो एडसेंस तकरीबन 68 to 70% अर्निंग आपको देता है और बाकी अपने पास रखता है, अपना यानी कि कट लगाता है। अब ये अप्रोक्सीमेट अर्निंग है। इसको आसान लफ्जों में अगर मैं कह दूं तो एक बंदा आया, उसने एडसेंस को कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं या मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहा हूं, मेरी ये एड उन लोगों को दिखा दो जो इसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो एडसेंस क्या करेगा, फर्ज करें मेरी वेबसाइट थी टेक की, उसने भी कोई टेक की प्रोडक्ट सेल करनी, एडसेंस क्या करेगा, मेरी वेबसाइट पर उस बंदे का एड लगा देगा। जब वो एड मेरी वेबसाइट पर चलेगा तो फर्ज करो कि उस बंदे ने 100 रुपया दिया एडसेंस को कि 100 रुपए में मेरी एड जो है वो चला दो। अब एडसेंस क्या करेगा, 68 रुपीज 68 रुपए मुझे दे देगा और बाकी जो 32 रुपए हैं वो अपने पास रख लेगा, अपना कमीशन रख लेगा और मुझे कितने मिलेंगे, 68 या 70 रुपीज मुझे मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि एडसेंस किस तरह की हमें ऐड देता है। पिक्चर ऐड भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकती हैं, जिफ एड्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने घबराना नहीं है। अगर आपको रिजेक्शन मिली है, अप्रूवल मिली है, नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनका हम वायलेशन कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो ये नहीं समझना कि यार हमें अप्रूवल कभी मिलेगा ही नहीं। तो मेरी एक बात याद रखना, एडसेंस अकेला कुछ नहीं कर सकता। उनकी दुकान कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से ही चल रही है, आर्टिकल राइटर्स की वजह से ही चल रही है। तो अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, आर्टिकल राइटर हो, तो आपको अप्रूवल लाजमी मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपको कुछ अर्निंग होगी तो उसे अर्निंग होगी। आप कोई वेबसाइट पे स्पेस खाली करोगे तो एडवर्टाइजर की वो ऐड लगाएगा, आपको पैसे मिलेंगे तो उसे मिलेंगे। जितना आपको फायदा है उसको भी उतना ही फायदा है, आपको कम फायदा उसको ज्यादा फायदा, इसलिए वो कंटेंट ही नहीं कोई बना रहा और फ्री की आपकी वेबसाइट से वो अर्निंग ले रहा है। ठीक है, तो ये नहीं टेंशन लेनी कि आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। बहुत सारे तरीके हैं, सब के सब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपने साथ ऐसे एल्फी लगा के जुड़ जाना है।
ये चीज़ टोटली आपकी एफर्ट पे डिपेंड करती है और थोड़े से दूसरे फैक्टर्स पे। सबसे पहली बात कि टाइम को ना देखो, आप ये देखो कि आपका कितना कंटेंट होगा तो आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी। 30 से 40 पोस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, आप 30 से 40 पोस्ट करो। हर पोस्ट के 1000 से 1500 वर्ड्स लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो, इंगेजमेंट वाला, मतलब अगर यूजर पढ़ रहा है तो वो छोड़ के ना जाए, ये ना उसके ऊपर से गुजर रहा हो, उसको समझ ही ना आ रही हो। वर्डिंग ऐसी यूज करो जो यूजर को, विजिटर को समझ में आए, वो पढ़ना आपको पसंद करे। जल्दी अप्रूवल इस तरह मिल सकता है कि अगर आपकी ट्रैफिक पे कंटेंट भी अच्छा आ चुका है, यानी कि काफी सारी आपने पोस्टें कर दी, उन पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आ गई है, तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अप्रूवल जो है वो बहुत जल्दी मिल जाए, आपकी अर्निंग जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। उससे अगली चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। मतलब आपका जो कंटेंट है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। ये ना हो आपने बकवास टॉपिक्स पे लिखा हो, ठीक है वो यूनिक भी है, नेट पे पढ़े भी नहीं है, लेकिन बकवास टॉपिक हो जिसको कोई पढ़ना पसंद ही ना करता हो, तो अगर आप इस तरह की फील्ड के अंदर लिखते जाते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि एडसेंस अप्रूव होगा। इसके बाद काफी केसेस में ये देखा गया है कि कुछ टॉपिक्स पर बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है और कुछ टॉपिक्स पर टाइम के बाद अप्रूवल मिलता है। मतलब एडसेंस को जब हम अप्लाई कर देते हैं तो वो टाइम से चेक करते रहते हैं कि ये बंदा किस तरह का कंटेंट आप अपलोड कर रहा है। मतलब फर्ज करें अगर मैं टेक का हूं तो टेक के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा, एडसेंस को मैंने सबमिट कर दी हुई, तो वो थोड़ी सी नजर रखते हैं कि ये बंदा ये टॉपिक अपलोड कर रहा है, इससे अगला कौन सा कर रहा है, इससे अगला कौन सा कर रहा है, तो चेकिंग होती है बाकायदा। तो काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अप्रूवल जल्दी मिल जाता है और काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अप्रूवल लेट मिलता है। तो बहरहाल सारी चीजें छोड़ के मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आप अच्छी तरह हर चीज करो, सही से करो, दो नंबरी ना करो, तो 25 से 30 दिन के अंदर मिनिमम एक मंथ आपको लगेगा, जिसके अंदर आप वेबसाइट वगैरह सेटअप करोगे, कंटेंट अपलोड करोगे, अप्लाई करोगे, एक मंथ के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल सकता है। नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप अंदर से कंसिस्टेंट नहीं रहते, कभी पोस्ट कर दी कभी नहीं की, वर्ड्स थोड़े लिखे, कॉपी पेस्ट कर लिया, ये वो सारा कुछ जब हीले बहाने आ जाते हैं ना, तो आपको 3 महीने से 6 महीने भी लग सकते हैं मैक्सिमम। एडसेंस की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो ऑफिशियली उन्होंने बताई हो कि हम ये चीज़ चेक करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जितनी वेबसाइट्स के अंदर ये चीज़ें देखी वो अप्रूव नहीं हुई, और जैसे ही हमने उनको हटाया वो पहली अटेम्प्ट में ही अप्रूव हुई। सबसे पहली चीज़, उनकी पॉलिसी को एक बार रीड करें, जो भी उनकी वो गाइडलाइंस होती हैं वो सारी रीड करें। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी वायलेशन होगी जो आपकी वेबसाइट पे मौजूद होगी। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये बनती है कि आपने अपनी वेबसाइट पर एक भी वायलेशन नहीं रखनी, आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो वायलेशन फ्री होनी चाहिए। दूसरी चीज जो लोग यानी कि रियलाइज ही नहीं करते वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट में, अपने आर्टिकल में, अपने पोस्ट में किसी बुरी वेबसाइट का, बैड वेबसाइट, आपको समझ आ रही होगी कि बैड वेबसाइट का लिंक नहीं लगाना, का नाम जो है ना वो लिंक नहीं लगाना, नाम लिख ले खैर है लेकिन लिंक नहीं लगाना, वो बैक लिंक बन जाएगा उसका एक आपके साथ। तो आपने वो चीज नहीं लगानी, जैसे कि अब मैं क्या कहूँ कि अडल्ट वेबसाइट हो गई, दूसरी हो गई एपीके डाउनलोड वेबसाइट्स काफी हैं जो यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है एडसेंस। उसके बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेबसाइट्स हैं और काफी ऐसी वेबसाइट हैं जो अनएथिकल चीजें सिखाती हैं या शो करती हैं, तो उन वेबसाइट्स का लिंक नहीं आपने लगाना। अगर आप उनके बारे में लिख भी रहे हो तो सिर्फ उनका नाम लिखो, उनका लिंक नहीं लगाना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपना कंटेंट लिखो जिस तरह का भी आता है। एडसेंस को ये नहीं है कि आपने कंटेंट में क्या लिखा है, एडसेंस को इस चीज से गर्ज है कि लोग आके आपका कंटेंट रीड करें, आपके कंटेंट के साथ इंगेज करें। उसके बाद जो एक रिक्वायरमेंट है वो एडसेंस खुद बताता है कि जो टर्म्स है उसमें लिखा हुआ है कि जितना भी आप, यानी कि जो भी आपने पोस्ट लिखी है वेबसाइट पे, जहां भी एड शो करवाने हैं, मोर टेक्स्ट हो, मोर कंटेंट हो एज कंपेयर टू एड्स। ये ना हो ज्यादा एड्स आ रहे हैं थोड़ा कंटेंट है, ऐसा नहीं करना। ज्यादा टेक्स्ट हो, ज्यादा कंटेंट हो, जो भी आपने पोस्ट किया उसके अंदर आपकी वीडियोस, इमेजेस, ये सारा कुछ कम होना चाहिए एज कंपेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट ज्यादा लिखो, इमेजेस वीडियोस कम लगाओ, ये एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लूप नहीं करना अपनी यूआरएल्स को। लूप का मतलब होता है कि एक पोस्ट पे गए, उससे दूसरी में घुस गए, यानी कि लिंक लगा दिया, यानी कि एक किस्म का होता है, काफी लोग करते हैं ऐसे, मैंने देखा, ट्रैफिक सिर्फ गेन करने के लिए कि सिर्फ यूजर क्लिक पर ही वो नेक्स्ट पोस्ट का लिंक लगा देते हैं। अब यूजर ने कहीं क्लिक नहीं किया, वो कहीं भी पेज पे क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये चीज नहीं आपने करनी, क्योंकि इससे यूजर डिस्ट्रैक्ट होगा, आपकी इंगेजमेंट रेट में तो फर्क पड़ेगा ही, वैसे भी एक किस्म का यूजर के साथ ये करना अनएथिकल है कि वो क्लिक कर रहा है किसी और चीज पे और रीडायरेक्ट हो रहा है किसी और चीज पर। तो लूप का असल का मतलब है, आपने एक पोस्ट लिखी, उसके अंदर
किसी और पोस्ट का लिंक लगा दिया, फिर किसी और को, जब वो उस पोस्ट पे गया तो उसमें किसी और का लगा दिया। अब 2-3 तक तो ये काम ठीक चलाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, पहली से दूसरी पे गया और दूसरी पे डायरेक्ट फिर पहली पोस्ट पे लिंक दे रहे हैं। तो इसको लूपिंग कहते हैं। इस तरह नहीं करना कि वो यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। उसके बाद आपने क्लिक बेट नहीं करनी। क्लिक बेट से मुराद क्या होता है कि आपने फेक चीज नहीं अपनी वेबसाइट पे लगानी, या अपनी वेबसाइट ही पूरी फेक टॉपिक पे नहीं बनानी। आपने जो भी वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करना है वो ऑथेंटिक हो, यानी कि वो एक किस्म का किसी ना किसी वे से इंफॉर्मेटिव हो। क्लिक बेट का मतलब यही होता है कि आप फेक गिव अवेज लगा दो, यानी कि अजीब अजीब चीजें से बस पोस्ट कर दो, उनका कोई फायदा ना हो, तो ऐसी वेबसाइट अप्रूव नहीं होगी। उसके बाद जो एक टेक्निकल टर्म आती है कि आपकी वेबसाइट मिनिमम 30 डेज ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले अप्लाई कर दो, काफी केसेस में हो भी जाती हैं 10, 15, 20 दिन पुरानी, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 30 दिन बाद जाके आप अपनी एडसेंस को अप्लाई करो। फिर आप ये सारी चीजें चेक करोगे तो आपको इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो भाई अगर सारा कुछ करने के बाद, यानी कि वेबसाइट बना ली, ब्लॉग पोस्ट कर दी, सारा कुछ करने के बाद भी आपकी वेबसाइट जो है अप्रूव नहीं होती, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद आपको रिजेक्शन मिल जाती है, तो आपने चेक करना है कि आपकी वायलेशन क्या आई है। आपको वो ईमेल जब सेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ इसके अंदर इशू बताया होता है कि आपकी वेबसाइट पे ये इशूज हैं, आप इनको सॉल्व करें और फिर रीअप्लाई करें। वो आपको ये नहीं कहते कि आप फ्यूचर में करो ही ना, जैसा मैंने पहले बता दिया ना कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो जो इशूज होंगे उनको सॉल्व करना है। तो आपने देखना है कि वायलेशन कहाँ पे आई, ठीक है, आपने उस वायलेशन को सिर्फ रिमूव करना है। सबसे इजी जो इसका मेथड है ना वायलेशन रिमूव करने का, या फिर अप्लाई करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे आपकी अभी वेबसाइट अप्रूवल के लिए जानी है या फिर रिजेक्ट होकर आ चुकी है, आपने उसको गाइडलाइंस पढ़नी है एडसेंस की, जो वो कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ये फलां फलां नहीं होनी चाहिए, चीज ये होनी चाहिए। तो आपने वो चीज जाके पहले केयरफुली रीड करनी है। कितना टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा यार, गौर से पढ़ो। नहीं समझ आती तो उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, हर लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो उर्दू में ट्रांसलेट करके उनको पढ़ो कि हम क्या चीज किस जगह पे गलती कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई करने से पहले पढ़ लो वो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा काम, लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया फिर भी अगर आप पढ़ लेते हो तो ठीक है। जब आपको समझ आ जाए कि यहाँ से गलती हो रही है, यहाँ पर वायलेशन है, या ये नहीं होना चाहिए मेरी वेबसाइट पर, मेरी पोस्ट में, तो आप वो कंटेंट हटा दो, वो पोर्शन हटा दो, या फिर अगर पोस्ट पूरी वायलेट कर रही है तो आप पूरी पोस्ट को हटा दो। क्योंकि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर गूगल कहता है कि आप इस यानी कि टॉपिक पे पोस्ट ना करो, तो आप वो पूरी की पूरी पोस्ट ही हटा दो। जब सारा आपने काम कर लिया, आपने वायलेशन वगैरह सारा कुछ यानी कि खत्म कर दिया, उसी टाइम नहीं रीअप्लाई कर देना, ठीक है। थोड़े से तकरीबन 7-8 दिन 10 दिन रुक जाना है, ताकि आपकी वेबसाइट जो एक किस्म की रिकवरी कर ले। जितनी ट्रैफिक उसकी पहले आ रही थी, जब आप पोस्ट वगैरह डिलीट करोगे तो वो पोस्ट ट्रैफिक जो है वो लूज कर जाएगी आपकी वेबसाइट। तो थोड़े से 5-7 दिन ठहर जाओ, उसके बाद न्यू पोस्ट करो, उन पे जब ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाएगी फिर एडसेंस के लिए रीअप्लाई करना। एक तो इससे पॉजिटिव इंप्रेशन ये हो जाएगा कि आप कंसिस्टेंट हो अपनी वेबसाइट के लिए, एडसेंस को ये पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा कि आप लगातार पोस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज आपको फायदा ये हो जाएगा कि जितनी ट्रैफिक आपको पहले मिल रही थी मे बी उससे ज्यादा आपको बाद में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो वायलेशन वाली पोस्ट होती है उनको कम ट्रैफिक मिलती है क्योंकि गूगल रैंक नहीं करता उनको, और जो अगर आपने बाद में पोस्ट किया उसको मे बी ज्यादा ट्रैफिक मिल जाए, तो ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। चलो यार मान लेते हैं सारा काम करके आपकी वेबसाइट अच्छी है, कोई वायलेशन नहीं है, कंटेंट अच्छा है, हर चीज ठीक है, फिर भी कई बार एडसेंस के सिस्टम में ग्लिच आ जाता होता है। ये कंफर्म बात नहीं है कि यार ये हो ही नहीं सकता, डिसअप्रूव हो जाए, अच्छी वेबसाइट नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल डिसअप्रूव हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन उसका हल भी ये है कि अगर तो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट ऐसे ही बनी रहे, जितनी ट्रैफिक आ रही है उतनी ही आपको अच्छी है, तो आप ऐसा करो कि बहुत सारे दूसरे एड नेटवर्क्स हैं, एड्सटेरा है, मीडिया.नेट है, पता नहीं कौन कौन से हैं, मुझे तो नाम भी सही तरह नहीं पता है, इतने ज्यादा एड नेटवर्क्स हैं, उनसे एड लेके अपनी वेबसाइट पे लगाओ। सेम एज एडसेंस है, सबसे जो उसका कंपटीटर है, या कंपटीटर के अलावा कह लो उनसे जो दूसरे नंबर पे वो मीडिया.नेट है, तो आप उससे ऐड लेके लगाओ। कोई ऐसा मसला नहीं है कि सिर्फ एडसेंस ने अप्रूव नहीं किया तो चलो जी किसी से अप्रूव ही नहीं करनी। कई ऐसे एड जो एड नेटवर्क है वो पहले दिन से, आप जिस दिन ब्लॉग बना रहे हो उसी दिन आप ऐड लगा सकते हो। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, इतने कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि भाई ट्रैफिक कहाँ से आएगी, व्यूज कहाँ से आएंगे, विजिटर कहाँ से आएंगे। तो यार इसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी वेबसाइट ओल्ड होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट
काम कर रहे हो। सबसे पहली चीज आपने बनाना है फेसबुक पेज, बिजनेस पेज जैसे होते हैं, आपने वो बनाना है। उसके ऊपर प्रोफेशनल ये किस्म का लोगो अपनी वेबसाइट का लगाना है, कवर फोटो अच्छी सी लगानी है, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह सेट करनी है। क्योंकि फेसबुक के पास मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सोशल मीडिया जाइंट है, तो फेसबुक के पास बहुत पावर है लोगों को एक जगह पे रीडायरेक्ट करने की। तो जैसा कि काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटर हैं वो हेल्प लेते हैं इनके फेसबुक की, वो क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद वो वहाँ पे कर देते हैं, एड्स चला देते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ट्रैफिक लेने के लिए सबसे पहला तो काम है आप फेसबुक पेज बनाओ। फेसबुक पेज पे ग्रो करना बहुत ईजी है। अगर आपके 5000 फ्रेंड्स हैं तो आप मैक्सिमम एक मंथ के अंदर 5000 यानी कि ना फॉलोअर्स तक ग्रो कर जाते हो, और आप 5000 तक लिमिटेड नहीं रहोगे। रीच जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आप जितनी अच्छा कंटेंट बना रहे, जितनी अच्छी पोस्ट कर रहे हो, आपकी रीच उतनी बढ़ेगी, उतने फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएंगे। तो बात करने का मकसद है कि फेसबुक के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपको एक ट्रैफिक प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये आप लाजमी करो कि आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए एक फेसबुक का पेज भी बनाओ। दूसरी चीज़ है जो हम शायद मैं आपको पूरी इसकी एक कंप्लीट वीडियो कोशिश करूंगा दे दूं, पिंटरेस्ट का जो अकाउंट है ना वो आप लाजमी बनाओ, और उसके ऊपर अपनी जो वेबसाइट है उसकी इमेजेस वगैरह लगाओ। उसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओ, इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन है वहां पर। तो आप वो सारी चीजें लाजमी यानी कि ना करो, क्योंकि पिंटरेस्ट के काफी लिंक्स जो हैं वो रैंक कर जाते होते हैं। मेरे हिसाब से आप ऐसा करो कि जहां से भी आपको ट्रैफिक मिल सकती है, हर सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ, हर सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाओ। एक तो आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, दूसरी बात है कि आपको ट्रैफिक मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे आप उन पे पोस्ट करोगे तो हर प्लेटफॉर्म से आपको ट्रैफिक आएगी, ट्विटर से, रेडिट से, इंस्टा से, और वीके है वहां से भी ट्रैफिक आती है। तो मतलब जहां पे आप अकाउंट बना सकते हो वहां पे बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, हर जगह। एक जो थोड़ा सा यानी कि लो लेवल का तरीका ये है कि आप सर्च करो गूगल पर, जब आपको यानी कि जिस टॉपिक पे आपने पोस्ट लिखी है आप वही टॉपिक सर्च करो जो आपको पोस्ट टॉप पे नजर आती है, आप उन पे जाओ, वहां पर उनके कमेंट सेक्शन में अपनी पोस्ट का लिंक दे दो अगर वो अलाउ करते हैं। वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ट्रैफिक ले सकते हो इससे अच्छी खासी, कि अगर आप लिख दो वहां पे कोई चीज अगर उस पोस्ट में नहीं एक्सप्लेन की हुई तो आप लिख सकते हो कि फलां थिंग मैंने इस पोस्ट में यानी कि ना अच्छी तरह बताई हुई है, जिसने पढ़नी हो वो लिंक आप नीचे डाल दो, तो वहां से भी आपको काफी सारी ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे जो इफेक्टिव वे है ट्रैफिक लेने का वो है कीवर्ड रिसर्च। आप जितने अच्छे कीवर्ड, जितने हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स अपनी पोस्ट के अंदर डालोगे, अपनी वेबसाइट के अंदर डालोगे, उतनी ज्यादा उस पर ट्रैफिक आएगी, उतनी जल्दी वो रैंक करेगी। इसका पूरा एक मेथड है कि कैसे कीवर्ड सर्च करनी, ये सारा हम देखेंगे। बस आपने ये समझ लेना है कि सबसे पहला काम कीवर्ड से ही आता है, मतलब कीवर्ड से ही रैंकिंग बढ़ सकती है। बाकी जो मर्जी कर लो उतनी ट्रैफिक नहीं मिल सकती जितनी कीवर्ड से मिल सकती है। गूगल सर्च कंसोल गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। इसका काम ये है कि ये मेन बेसिकली ना कनेक्शन बनाता है हमारी वेबसाइट का और गूगल का। अब कनेक्शन कैसे बनाता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़रूरी हैं ये टूल्स, ठीक है। सबसे पहला तो साइट मैप है। साइट मैप एक समझ लें ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फाइल है, ये एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट की ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पोस्ट, एवरी पेज, एवरी कंटेंट का लिंक मौजूद होता है। जहां से हम ये समझ लें कि साइट मैप एक ऐसा पेज है या एक ऐसी जगह है जहां से हम अपनी वेबसाइट की एक एक चीज़ तक पहुंच सकते हैं। हर चीज़ का लिंक उस पोस्ट पे दिया होता है, उस पेज पे दिया होता है, उसको साइट मैप कहते हैं। वो हमने गूगल को देना होता है, यानी कि जिसको कहते हैं कि हम साइट मैप सबमिट करते हैं। अब इसका काम क्या है कि ये गूगल साइट मैप, इसको हम सबमिट करते हैं, ये गूगल को बताता है कि हमारी वेबसाइट पर ये चीज़ की टॉपिक, ये सारे कंटेंट जो है ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा है। तो जब भी कोई सर्च करे तो वो कंटेंट वहां से उठा के वो सर्च रिजल्ट्स में शो करे। सबसे जो अच्छा इसका टूल है वो ये है कि आप इंडेक्सिंग करते हो अपनी वेबसाइट की। इंडेक्सिंग का मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि क्या चीज़ है। इंडेक्सिंग करते हो। दूसरी चीज़ कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ को मॉनिटर करता है। हेल्थ कैसे कि आपकी वेबसाइट पे अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई मसला आ रहा है आपकी वेबसाइट की स्पीड में, कोई लोडिंग में, या कोई आपका विजेट नहीं चल रहा आपकी वेबसाइट पर, तो ये गूगल सर्च कंसोल के अंदर बताता है कि आपकी वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम ले रही है, किस विजेट में मसला आ रहा है, क्या चीज़ आप। फिर ये सजेशंस भी देते हैं कि अगर आप ये चीज़ सेट कर लो तो आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पर जो मसला है वो सॉल्व किस तरह करना है, सारा कुछ गूगल सर्च कंसोल हमें बताता है। उसके बाद ये हमें
सर्च एनालिटिक्स भी बताता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट को किन कीवर्ड्स पे सर्च किया जा रहा है, किस कंट्री से यानी कि सर्च किया जा रहा है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सर्च के रिलेटेड, जाहिर सी बात है इसका नाम ही सर्च कंसोल है, तो ये सर्च के रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें बताता है कि आपको किस कीवर्ड पे कितनी बार वेबसाइट को देखा गया। जैसे यूट्यूब पे होता है इंप्रेशंस, हमें पता चलते हैं कितनी बार हमारी वेबसाइट को देखा गया, वीडियो को देखा गया और कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया। तो इसी तरह हमारी वेबसाइट के भी लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद टूल है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल सर्च कंसोल के बगैर नहीं हो सकती। इंडेक्सिंग का अगर मैं आम लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ, क्योंकि टेक्निकल वेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पर, कोई पेज बनाते, कोई कंटेंट अपलोड करते, तो गूगल का उसका कुछ नहीं पता होता, क्योंकि गूगल को हमने बताया ही नहीं कि हम किस बारे में लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, कुछ नहीं हमने बताया। इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बताते हैं गूगल को कि हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है और गूगल उस चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रख लेता है। ये इंडेक्सिंग का असल में कॉन्सेप्ट। आपने लफ्ज़ सुना होगा, इंडेक्स नहीं हुए मेरे आर्टिकल, ये वो। तो असल में यही चीज़, उसका जो आम लफ्ज़ों में कहें तो यही है कि हमने गूगल को बता दिया, गूगल को पता चल गया कि हमने ये वाले आर्टिकल लिख लिए हैं। गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो बेसिकली यही काम होता है कि गूगल का एक सर्च बोट है, ठीक है, क्रॉल बोट जिसको कहते हैं। क्रॉलिंग है मतलब कि वो ये समझ ले कि जितना वो रीड कर लेगा हमारे पेज को, उसको हम कहेंगे कि वो पेज क्रॉल हो चुका है। तो जब हम इंडेक्स करवाते हैं अपने आर्टिकल्स को, अपने पेजेस को, तो गूगल उन सब को रीड करता है एक बार, ठीक है। जब भी उसके पास हमारी वेबसाइट का समझ ले कि हमारी वेबसाइट की बारी आती है या उसके पास टाइम होता है, गूगल सर्च बोर्ड के पास, कंसोल बोर्ड के पास, क्रॉल बोर्ड के पास, तो हमारी वेबसाइट को रीड करता है और उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास सेव कर लेता है कि ये वेबसाइट इस टॉपिक के लिए है। फिर जब भी कोई इस कीवर्ड पे सर्च करता है तो वो वही रिकॉर्ड से देख के रिलेटेड रिजल्ट, आप देखें जैसे मेरी वेबसाइट इंडेक्स हुई है, मेरे आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं और भी लोगों के हुए होंगे, तो वो उसी रिकॉर्ड से, जिस टॉपिक की हमने वेबसाइट बनाई, उसी रिकॉर्ड से वो जाके वहां पे फैच करेगा रिजल्ट्स और गूगल सर्च कंसोल और सर्च रिजल्ट्स में वो दिखाएगा कि ये वाले सर्च फ्रेज के या ये कीवर्ड के नीचे ये वाली पोस्टें हैं जो लोगों ने लिखी हुई हैं। ये होती है असल में इंडेक्सिंग। और कुछ लोग कहते हैं यार मेरी पोस्ट इंडेक्स नहीं हुई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मैं आपको ये बता दूं कि रैंडम टाइम है, मिनिमम 7 डेज 5 डेज लग जाते हैं एक पोस्ट को इंडेक्स होने में, और कभी कभार 2-2 3-3 मंथ भी लग जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी पोस्ट रिकमेंड यानी कि नहीं हो रही इंडेक्स ऑटोमेटिकली, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सर्च कंसोल के अंदर एक ऊपर बार होती है, वो भी मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा, वहां पर जाके आप मैनुअली इंडेक्स करो तो आपकी पोस्टें इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। पोस्ट करने का तरीका तो कोई सेम नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक किस्म का ना लहजा यूज़ करना पड़ता है लिखने में। लेकिन आप ये सोचें कि जो भी आपने लिखना है वो यूज़र फ्रेंडली सेंटेंसेस में लिखना है। यूज़र फ्रेंडली से क्या मुराद है कि अगर एक बंदा रीड कर रहा है फ्रंट से, यानी कि ऊपर से रीड करना स्टार्ट कर रहा है, तो अंदर कोई ऐसा सेंटेंस, ऐसा कोई वर्ड ना आए या ऐसी कोई सिचुएशन ना बने कि वो आपकी वेबसाइट से स्विच कर जाए, बाउंस ऑफ हो जाए। तो आपने यूज़र फ्रेंडली जब सेंटेंस लिखने हैं तो वो इंगेज रहेगा, आपके सेंटेंस को आसानी से पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा। आपने उसको एंटरटेन करके रखना है, उसको इंगेज करके रखना है। पोस्ट के अंदर आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स यूज करने। पैराग्राफ से मुराद ये नहीं करना कि एक हेडिंग दी, बस टॉपिक लिखा और लो जी 70 लाइनों का पैराग्राफ, मैक्सिमम 10 लाइन्स का पैराग्राफ। बल्कि पैराग्राफ की असल डेफिनेशन ही यही होती है कि आप 10 लाइनों के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करो, और जितना हो सके हेडिंग्स का यूज करो, सब हेडिंग्स का यूज करो, माइनर हेडिंग्स का यूज करो, बोल्ड लेटर्स का यूज करो, ताकि जो आपकी चीज है, असल जो चीज आपके कंटेंट में, वो सारा पढ़ने की बजाय डायरेक्ट यूजर उसी चीज को देख सके, वो उसको फायदा दे, उसको इन्फॉर्मेशन मिले। ये नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े फिर जाके उसको कोई चीज मिले। तो ज्यादातर जो मेजोरिटी होती है यूजर्स की, वो सिर्फ हेडिंग्स को देख के पता लगा लेते कि हमारे काम की चीज कहां पे है, वो पूरा रीड नहीं करते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद अपनी पोस्ट के अंदर मिनिमम 1000 वर्ड्स लिखें। लाजमी नहीं है एक ही बार में 100,000 वर्ड लिख दो, एक बार वन सिटिंग में 200 वर्ड लिख लो, 300 वर्ड लिख लो। उसके बाद पोस्ट तो आपकी पब्लिश हो चुकी है, फिर थोड़े दिन बाद या अगले दिन जब भी टाइम मिले उन 300 वर्ड से आगे स्टार्ट करो। जो भी आपका रह गया, आपको याद आ गया कुछ, या आप और कंटेंट ऐड करना चाहते हो, तो आप वो सारा कुछ इसके अंदर लिखो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मिनिमम 1000 वर्ड्स की
पोस्ट लिखो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो आप उसको फिजिबली यानी कि ना कर सको अडॉप्ट, तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया करो। टेबल ऑफ कंटेंट से हमें फ़ायदा क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि यूज़र्स जो हैं वो विजिटर वो हेडिंग्स देखते हैं, तो कुछ लोग इससे भी एडवांस चलते हैं, वो सिर्फ देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने जितनी हमारी आर्टिकल के अंदर चीज़ें हैं वो एक जगह पे लिखी होती हैं कि ये चीज़ हमने नीचे बताई हुई है, और फिर उस हेडिंग पे जब वो क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट उसी हेडिंग्स पे पहुंच जाता है। ये एंकर्स वगैरह होते हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह लगने हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आप भी जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट का आइकन होता है, ऐसे लाइंस लगी होती है, जब उसको क्लिक करते हैं तो पूरा कंटेंट खुलता है कि इस पूरे पेज पे क्या क्या है, हेडिंग्स दी होती हैं। जब हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट उस पोर्शन पे चला जाता है, तो ये काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप इस तरह से पोस्ट लिख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे यानी कि यूज़र के ना रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, इतना कोई यानी कि कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कि ये हम जो इमेजेस है वो कहाँ से लें, इमेजेस डायरेक्ट गूगल से उठा लें, कहाँ से लें, मतलब कॉपीराइट आता है कि नहीं। तो भाई मेरा ये मशवरा है कि आप नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस उठाओ। जो डिफरेंट वेबसाइट है, पेक्सल्स है, पिक्साबे है, शटर स्टॉक वगैरह से भी जो फ्री इमेजेस है, टोटली फ्री, उनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं, वो लगाओ। दूसरा तरीका, काफी लोग कहते हैं यार हमें मिलती नहीं है, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत अगर जरूरी है इमेज लगाना तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी पोस्ट के अंदर कहीं से भी उठाओ इमेज, किसी भी वेबसाइट से उठाओ, वो इमेज लगाओ। इमेज लगाने के बाद उसकी जो कैप्शन होती है, कैप्शन का आपको पता होगा छोटा सा नीचे टेक्स्ट आता है इमेज के, या टेक्स्ट ऊपर आ रहा होता है। कैप्शन से मुराद होता है कि उस इमेज के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा टेक्स्ट। आप क्या करो, जिस वेबसाइट से आपने उठाई है आप वहां पे लिख दो इमेज की कैप्शन में इमेज फ्रॉम फलां website.com, ठीक है, और उस वेबसाइट का लिंक भी लगा दो ताकि वो वेबसाइट वाले भी आपको इमेजेस पे एतराज ना करें, और ना ये जो पॉलिसी होती है कि आप कॉपीराइटेड इमेजेस यूज कर रहे हो तो आपने उसको क्रेडिट पूरा दे दिया है। बहुत कोई 10 से 15% चांसेस हो जाते हैं कि वो आपको कॉपीराइट दे। वैसे अगर उनको बैकलिंक मिल रहा है तो वो कभी आपको कॉपीराइट यानी कि स्ट्राइक नहीं देंगे। उसके बाद कितनी इमेजेस यूज करें, तो मैं सिंपली आपको कहूंगा कि मैक्सिमम 3 इमेजेस यूज करो अगर सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये नहीं है कि 3 ही यूज करनी। अगर कंटेंट ज्यादा है तो इमेजेस भी ज्यादा यूज करो। जाहिर सी बात है, जो हाउ टू गाइड्स लिखते हैं कि क्या काम करना है कंप्यूटर में, पीसी में, तो उसके अंदर इमेजेस लाजमी होती हैं, तो आप लगाओ, लेकिन जितनी बनती हैं उतनी ही लगाओ। ये ना हो इमेजेस घुसाई हो। जितना मैंने पहले बताया ना कि एडसेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, जितना कंटेंट हो उससे कम इमेजेस हो, ज्यादा कंटेंट थोड़ी इमेजेस। कंटेंट से मुराद टेक्स्ट, तो ज्यादा टेक्स्ट पोस्ट करो और इमेजेस कम रखो। 3 इमेजेस मैं कह रहा हूं, सबसे पहले टॉप पे, फिर सेंटर में, फिर लास्ट से थोड़ा सा ऊपर ताकि 3-4 पैराग्राफ नीचे आ जाए। उसके बाद इमेजेस को हमेशा नॉर्मल रेजोल्यूशन में करो, बहुत हाई रेजोल्यूशन में नहीं करनी, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट लोड होगी तो इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इमेजेस का और वीडियोज का। तो आप ऐसा करो, एक तो उसको नेक्स्ट जेन में WEBP जो एक है उसमें अपलोड करो, या फिर JPEG 2000 में करो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विदाउट लूजिंग इट्स क्लैरिटी, कि इमेज की क्लैरिटी को लूज किए बगैर हम उसका साइज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इवन 3-4 KB की एक इमेज बना सकते हैं, सेम टू सेम, कोई उसमें फर्क नहीं आती। तो ये आपने काम करना है कि एक तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी, दूसरा ये काम हो जाएगा कि अगर आप नीचे कैप्शन दे देते हो तो आपको यानी कि कोई मसला नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पोस्ट करते हुए लोग नहीं देखते, जब भी आप किसी वेबसाइट पे कहीं पोस्ट करते हो तो वहां पे इमेज जब लगाते हो तो उसका आल्ट टेक्स्ट यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट या फिर टाइटल टेक्स्ट लाजमी पुट किया करो। उसके अंदर अपने कीवर्ड्स लगाया करो, अपने टॉपिक के बारे में लिखा करो, क्योंकि कई बार हमारे आर्टिकल्स रैंक करें ना करें, इमेजेस रैंक कर जाती हैं। काफी मैंने ऐसे ब्लॉग्स देखे जिनकी इमेजेस रैंक है, वहां से लोग उन पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, मतलब वहां से उनको ट्रैफिक मिल रही है। अपना जो इमेज आपने अपलोड करनी है उसका मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर पे किस तरह, पहले हम देखेंगे कि आल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट किस तरह लगाना है। वो वैसे नहीं शो होगा, ठीक है, ये ना समझे कोई कि इमेज के नीचे शो होगा। जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं उसके ऊपर इमेज आ रही होती है, जब आप होवर करते हो मतलब उसके ऊपर माउस लेके जाते हो, कर्सर लेके जाते हो, माउस नहीं कर्सर लेके जाते हो, एक छोटे से ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको कुछ टेक्स्ट देखने को मिलता है, तो वो टेक्स्ट को कहते हैं टाइटल टेक्स्ट या आल्ट टेक्स्ट। आप देख लो कि अगर कीवर्ड्स लगे होंगे उसके टाइटल में तो जाहिर सी बात है कि गूगल को पता होगा कि ये इमेज किस चीज की है, वो उसको रैंक कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने तकरीबन जो
मोस्टली जो डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर कर दिए और ओवरव्यू दे दिया कि हमने ये काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉगर पे बनाएंगे ब्लॉग, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ब्लॉग बनाएंगे और देखेंगे कि उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं, वो किस तरह से यूज करने हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वाकई कुछ यानी कि रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपको एक सिंगल चीज की भी नहीं समझ आई तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि हर बंदे को मैं रिप्लाई करूं। ठीक है, लेकिन फिर भी यार बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं एक अकेले बंदे का भी रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जनरल टॉपिक जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसला आ रहा है तो उनको मैं ऐसा यानी कि सोल्यूशन बता दूं कि वो सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।